हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 फेब 2021 को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जेई मेन का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस क्या है। यहाँ आपको पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि एन इंजन ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पासिस द सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी यू एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी v. The velocity with which middle point of the train passes the signal post is. आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जैसे कि आप मान लें कि यहाँ पर कोई सिग्नल पोस्ट है आपके पास, ये सिग्नल पोस्ट है, ये यहाँ पर सिग्नल है और एक ट्रेन है वो यहाँ से इधर की तरफ आ रही है। ठीक है जी, ये ट्रेन है और मान लिया ट्रेन की जो लेंथ है वो s है। आपको गिवन है कि जो पहला जो इंजन है वो यहाँ पर पास कर रहा है और गिवन वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो u दी हुई है। यहाँ पर इंजन जो है वो u वेलोसिटी से सिग्नल पोस्ट को पास कर रहा है। आपको जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट गिवन है, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है और आपको दिया हुआ है कि ये जो लास्ट वाला जो डिब्बा है या लास्ट वाला जो कंपार्टमेंट है वो एक्सेलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी जब इस सिग्नल पोस्ट को पास कर रहा है तो वेलोसिटी v हो जाती है। तब आपसे पूछा कि जो मिडिल वाला, जब मतलब कि यहाँ से ट्रेन इधर की तरफ आ रही होगी, जब ये मिडिल वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये कितनी वेलोसिटी से गुजरेगा, इस वेलोसिटी को मैंने v1 मान लिया। तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है तो आप न्यूटन साहब की इक्वेशंस लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन अगर लगाएं यहाँ और इस कंडीशन के लिए कि फाइनल वेलोसिटी v हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, डिस्प्लेसमेंट s हुआ और एक्सेलरेशन a है, तो आप पहली इक्वेशन तो ये लिख सकते हैं कि v² इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट s। अब अगर अपन यहाँ पर इस कंडीशन पर अगर अपन न्यूटन साहब के थर्ड इक्वेशन लगाए तो ऐसा लिख सकते हैं कुछ v1² जो आपने माना है कि मिडिल कंपार्टमेंट की वेलोसिटी जब सिग्नल को पास कर रहा है तो v1 होगी, तो v1² इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी u है तो u² प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये s/2 होगा क्योंकि मिडिल कंपार्टमेंट दिया हुआ है s/2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर सॉल्व करें तो आपको v1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर अपन यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा v1² इक्वल टू u² प्लस a इंटू एस, और यहाँ से a इंटू एस की वैल्यू यहाँ पर रखें तो v1² इक्वल टू u² प्लस a इंटू एस की वैल्यू आएगी v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से v1² इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ u² माइनस u² हो जाएगा u², तो ये आ जाएगा v² प्लस u² डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से v1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी रूट ओवर v² प्लस u² बाई 2। ये होगा डिजायर्ड आंसर कि मिडिल कंपार्टमेंट इस v1 वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से इस सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रहा होगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और उन स्टेटमेंट बेस पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है वो आपको चूज करना है। स्टेटमेंट गिवन है, पहला स्टेटमेंट है कि अ स्पीच सिग्नल ऑफ 2 किलोहर्ट्ज इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर द सिग्नल इज 4 किलोहर्ट्ज। एंड स्टेटमेंट सेकंड है आपके पास द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर 1002 किलोहर्ट्ज एंड 998 किलोहर्ट्ज। इन सब के बारे में आपको पूछा और स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करें कि आपके पास जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो 2 किलोहर्ट्ज है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 किलोहर्ट्ज है। एंड अगर अपन बात करें यहाँ पर कैरियर सिग्नल की बात करें, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी की बात करें, सिग्नल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो है 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज मीन्स 1 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज मीन्स 1000 किलोहर्ट्ज, आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की अगर अपन बात करें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जो कि हो जाएगी 1000 प्लस 2 दैट इज 1002 किलोहर्ट्ज। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हो जाएगी कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी माइनस सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट इज 1000 माइनस 2 दैट इज 998 किलोहर्ट्ज। ये होगी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी।
आपको स्टेटमेंट 2 में द साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज आर 1002 किलोहर्ट्ज एंड 998 किलोहर्ट्ज गिवन है। अब यहां पर पहले स्टेटमेंट में एक और आपको गिवन है कि द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर द सिग्नल इज 4 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस। तो यहां अगर हम बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ मैक्सिमम और मिनिमम का यहां पर डिफरेंस लोगे तो वो आएगा 1002 माइनस 998 किलोहर्ट्ज, दैट इज 4 किलोहर्ट्ज। तो यहां से आपके पास स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हैं। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कुछ प्लैंक कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लीनियर मोमेंटम वगैरह दिए गए हैं और आपसे लिस्ट 2 में उनकी डायमेंशंस के बारे में पूछा है। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। पहला है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की आपको डायमेंशंस बतानी है। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस लिखने के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी और E एनर्जी है। तो अगर h की डायमेंशंस लिखनी है आप, तो आप लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ E डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ न्यू। तो h की डायमेंशंस लिखने के लिए E की डायमेंशंस होती है जूल। अगर E की यूनिट की बात करते हैं जूल होगी। जूल की डायमेंशंस होगी m1L2 T माइनस 2, तो m1L2 T माइनस 2। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होगी T माइनस 1। तो h की जो डायमेंशंस आ जाएगी वो आ जाएगी m1L2 T माइनस 1। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस पहले ऑप्शन का मैच करने जाएं तो वो मैच कर रहा है आपके पास लिस्ट 2 में सेकंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। काइनेटिक एनर्जी बी ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। ई काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जिसकी एनर्जी यूनिट होती है जूल। तो सीधा सीधा आप काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन तो डायरेक्ट ले सकते हैं m1L2 T माइनस 2। तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस को अगर अपन मैच करने जाएं तो वो मैच हो रहा है थर्ड के साथ। ओके, आगे सी ऑप्शन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को तुम लिख सकते हो जूल पर कूलम। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलम। तो अगर डायमेंशंस लिखनी है तो जूल की डायमेंशंस वही होगी जो एनर्जी की होती है m1L2 T माइनस 2 एंड कूलम की होती है एम्पेयर इंटू टाइम। तो एम्पेयर को लिखा I इंटू टाइम T। तो यहाँ से अगर डायमेंशंस कैलकुलेट करने जाओगे तो वो आ जाएगी m1L2 I माइनस 1 T माइनस 3, m1L2 I माइनस 1 T माइनस 3, ये डायमेंशंस हो जाएगी। अगर लिस्ट 2 में मैच करने जाएं तो वो आएगा ऑप्शन आपके पास फोर्थ। एंड नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम D P। लीनियर मोमेंटम को आप सीधा सीधा m इंटू V लिख सकते हैं। तो P की डायमेंशंस लिखने तो m की डायमेंशंस किलोग्राम, किलोग्राम मतलब कि m1, और V का अगर लिखें तो L1 T माइनस 1, ये होगा। तो अगर D ऑप्शन को मैच करने जाएं तो वो मैच करेगा आपके पास पहले ऑप्शन के साथ। ये था आपके पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन टाइप का है, जिसमें आपको देखना है कि असर्शन करेक्ट है या नहीं, रीजन करेक्ट है या नहीं, और फिर असर्शन जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको असर्शन ए गिवन है कि द एस्केप वेलोसिटीज ऑफ प्लेनेट ए एंड बी आर सेम। आपको दो प्लेनेट्स गिवन है ए और बी, उनकी एस्केप वेलोसिटीज, वहां से एस्केप वेलोसिटीज सेम है। एंड देन गिवन है कि बट ए एंड बी आर ऑफ अनइक्वल मास। ठीक है जी, एंड रीजन गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड रेडियस मस्ट बी m1 r1 इक्वल टू m2 r2। तो चेक करते हैं। मान लेते हैं पहले प्लेनेट का मास m1 है और रेडियस r1 है। तो उसके लिए अगर पहले प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी की बात करें कि VEA का मतलब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लेनेट A इज गिवन बाय, हमें पता है कि वो होती है रूट ऑफ 2g मास ऑफ प्लेनेट 1 अपॉन रेडियस 1 रूट ओवर, ये हो गया। और अगर अपन दूसरे प्लेनेट के लिए लिखें EB, मतलब प्लेनेट B से जो एस्केप वेलोसिटी है वो है रूट 2g m2 अपॉन r2, जहां m2 है B प्लेनेट का मास एंड रेडियस r2 है प्लेनेट B की रेडियस। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर अपन यहाँ से VEA इज इक्वल्स टू VEB करें तो यहाँ से इनको सॉल्व करें। अगर अपन लिखें यहाँ पर रूट 2g m1 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू रूट 2g m2 अपॉन r2।
इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करके सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो आगे बचेगा आपके पास m1 अपॉन r1 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन r2, ये आ रहा है। जबकि रीजन में आपको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड रेडियस मस्ट बी, तो मास एंड रेडियस यहां से देखें तो ये m1 r2 इक्वल टू m2 r1 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ रीजन में गिवन है m1 r1 इक्वल टू m2 r2, मतलब कि रीजन क्या है, रॉन्ग है। जो रीजन है आर रीजन जो है वो रॉन्ग है और जो एसर्शन है वो करेक्ट है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपको एक न्यूक्लियाई x गिवन है और एक न्यूक्लियाई y गिवन है। इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x जो गिवन है वो n1 है और y के जो न्यूक्लियाई वो गिवन है वो n2 है। आपको गिवन है कि y की हाफ लाइफ अगर अपन मान लें कि सर t रही होगी, अगर y की हाफ लाइफ t है तो x की हाफ लाइफ आपको गिवन है कि वो t/2 है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ लाइफ ऑफ x इज हाफ ऑफ हाफ लाइफ ऑफ y, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो आपसे पूछा है कि जब y के 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो तब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y, तब n1 और n2 का रेशियो क्या होगा। जब y के 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो चुके होंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y जो होगा वो हमें पता है कि कितना हो जाएगा, एक हाफ लाइफ में हाफ हो जाते हैं इनिशियल के, तो 3 हाफ लाइफ में पहले हाफ लाइफ में n1/2 n2/2, सेकेंड हाफ लाइफ में n2/2 का स्क्वायर, थर्ड हाफ लाइफ के बाद बचेगा n2/2 का क्यूब। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स विल बी n2/2 की पावर 3, ये 3 हाफ लाइफ्स के बाद। सिमिलरली जब y के 3 हाफ लाइफ्स कंप्लीट हो चुके होंगे तब x के कितने हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुके होंगे, 6 हाफ लाइफ्स, क्योंकि हाफ लाइफ ऑफ x इज हाफ ऑफ हाफ लाइफ ऑफ y। तो उस 6 हाफ लाइफ्स ऑफ x के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x जो होंगे वो हो जाएंगे कितने, n1/2 की पावर 6। आपको गिवन है कि 3 हाफ लाइफ्स ऑफ y के बाद ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y, ऐसा गिवन है आपको क्वेश्चन में। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ y, तो इन दोनों का अगर इक्वल करें तो आ जाएगा n1/2 की पावर 6 इज इक्वल टू n2/2 की पावर 3। तो यहाँ से n1/n2 की जो वैल्यू आएगी, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 8:1, ये आंसर होगा आपके पास। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम मोमेंटम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम एंड देयर स्पीड इन रेशियो, आपको रेशियो बताना है। आपको गिवन है कि प्रोटॉन है आपके पास एक, आपको एक न्यूट्रॉन गिवन है और आपको एक अल्फा पार्टिकल गिवन है। प्रोटॉन का अगर मास m माने तो न्यूट्रॉन का मास 2m होगा और प्रोटॉन का जो मास होगा, सॉरी अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो 4m होगा। प्रोटॉन पर हमें पता है कि चार्ज प्लस ई होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज प्लस ई होगा और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज 2e होगा। हमें गिवन है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में है, सभी के सभी एक जैसे, ये कि सेम मैग्नेटिक फील्ड में है और सबका मोमेंटम सेम गिवन है। मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, इसकी वेलोसिटी है वो v2 है और इसकी वेलोसिटी v3 है। आपको गिवन है कि इन सब का मोमेंटम सेम है। इन सब के मोमेंटम की बात करें तो प्रोटॉन का मोमेंटम होगा कितना, m इंटू v1, न्यूट्रॉन का मोमेंटम होगा 2m इंटू v2 एंड अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम होगा 4m इंटू v3, और ये सब एक दूसरे के इक्वल है जिसको मैंने p बोल दिया, ये मोमेंटम है p। तो यहाँ से v1 की बात करें तो v1 जो आएगा वो आएगा p/m, v2 की बात करें तो वो आएगा p/2m और v3 की बात करें तो वो आएगा p/4m। तो यहाँ से v1 v2 मतलब कि जो इनकी स्पीड्स हैं उनकी रेशियो की बात करें तो वो आएगा 1:1/2:1/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4:2:1। ये तो हो गए स्पीड्स का रेशियो। अब हमें यहाँ पर फोर्स के, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके रेशियो के बारे में भी बात करनी है। तो मान लिया कि प्रोटॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो F1 है, न्यूट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो F2 है और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो
अल्फा पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स है वो F3 है। हमें पता है कि कोई चार्ज Q अगर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में जा रहा है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वो Q v क्रॉस B से गिवन होता है। यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो F1 को आप लिखोगे F वैक्टर, अगर अपन वेक्टर की बात करें तो वो तो सीधा सीधा होता है Q v क्रॉस B, ठीक है। तो अगर F1 की बात करें तो F1 मतलब कि प्रोटॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, चार्ज कितना है E, स्पीड यानी वेलोसिटी v1 और मैग्नेटिक फील्ड मान लिया आपने B। F2 की बात करें तो F2 यानी कि न्यूट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, अगर यहाँ पर बात करें तो चार्ज E है, स्पीड इसकी आपने v2 मानी है और मैग्नेटिक फील्ड B है। और F3 की बात करें तो इसका जो चार्ज है वो 2e है, आपने वेलोसिटी या स्पीड v3 मानी है और मैग्नेटिक फील्ड B है। यहाँ से v1, v2 और v3 की बात करें तो आप फिर से इसको मोमेंटम की टर्म्स में लिख सकते हो, तो F1 v1 की जगह आप लिख सकते हो p/m, तो बनेगा E P B by m। सिमिलरली ये बनेगा E, v2 की जगह आप लिख सकते हो p/2m, तो P B/2m, और यहाँ पर बनेगा ये 2e, v3 की जगह आप लिख सकते हो p इंटू B/4m। तो यहाँ से F1, F2 एंड F3 का रेशियो लोगे, F2 एंड F3 का रेशियो लोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1:1/2:1/2। तो यहाँ इसको आगे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2:1:1। ये होगा डिजायर्ड आंसर। ये फोर्स का इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल पर फोर्स का रेशियो है और ये स्पीड्स का रेशियो है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि टू सैटेलाइट्स A एंड B of masses 200 किलोग्राम एंड 400 किलोग्राम आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड 1600 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। A की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 600 किलोमीटर और B की यहाँ से जो अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस है वो गिवन है 1600 किलोमीटर। आपको गिवन है कि A का जो टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का वो अर्थ के अराउंड TA से रिप्रेजेंट किया है और B का जो टाइम पीरियड है वो TB से रिप्रेजेंट किया है। तो आपको अर्थ का मास गिवन है, अर्थ की रेडियस गिवन है, तो आपसे पूछा है कि इनके TB माइनस TA की वैल्यू कितनी होगी। आपसे पूछा है TB माइनस TA की वैल्यू कितनी होगी। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो जो A है जिस रेडियस में घूम रहा है वो ये वाली लेंथ आपको गिवन है 600 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो जो सैटेलाइट A जिस रेडियस में घूम रहा है वो रेडियस हो गई आपके पास 6400 किलोमीटर प्लस 600 किलोमीटर, दैट इज 7000 किलोमीटर। एंड सिमिलरली रेडियस ऑफ B जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6400 किलोमीटर प्लस 1600, दैट इज 8000 किलोमीटर। हमें पता है कि किसी भी सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ घूमने का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है वो होता है 2πr⁻³/√/gm। तो यहाँ से TB माइनस TA अगर लिखें, TB माइनस TA लिखें तो वो आएगा 2π/√gm, तो कॉमन आ जाएगा, जहाँ m जो है वो अर्थ का मास है, ध्यान रखें जो m है वो अर्थ का मास है, इंटू RB की पावर 3/2 माइनस RA की पावर 3/2। यहाँ पर RB और RA की सारी वैल्यूज रखकर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो लगभग आएगी 1.287 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ऑप्शन में देखोगे तो लगभग जो आंसर आएगा वो होगा आपके पास, लगभग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.33 इंटू 10⁻³ सेकेंड। यहाँ पर आप RB और RA की वैल्यू जो है वो मीटर्स में कन्वर्ट करके रखें, G की वैल्यू भी रखें और M की वैल्यू भी रखें, तब आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें इनको मीटर्स में कन्वर्ट जरूर करना है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको दो डायोड गिवन है, वो अकॉर्डिंग टू फिगर कनेक्टेड। यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस या 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपको X और Y के बीच में एक बैटरी गिवन है और बोला है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल X से कनेक्टेड है और नेगेटिव Y से। तो यह बैटरी आपने इस प्रकार से बना ली। इसको 0 वोल्टेज पर माना तो ये 5 वोल्टेज पर, ये भी 5 वोल्टेज पर, ये भी 5 वोल्टेज पर, ये वाला टर्मिनल 0 वोल्टेज पर और ये वाला 0 वोल्टेज पर है। ध्यान से देखें तो ये जो डायोड है, ये डायोड का P टर्मिनल, ये N टर्मिनल, P टर्मिनल N टर्मिनल के रेस्पेक्ट में हाई वोल्टेज पर है, मतलब कि जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस में है, वो फॉरवर्ड बायस में है। सिमिलरली अगर D2 की बात करें
तो ये N टर्मिनल है जो हाई वोल्टेज पर है और ये P टर्मिनल है जो कि लो वोल्टेज पर है, मतलब D2 है वो रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में होगा तो डायोड काम नहीं करेगा, मतलब कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये ओपन की तरह बिहेव करेगा। अब हमें पता है कि जो सिलिकॉन डायोड होता है वो पोटेंशियल बैरियर जनरेट करता है 0.7 वोल्ट का तो ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बैरियर जनरेट कर रहा होगा 0.7 वोल्टेज का। तो अगर इसकी इक्विवेलेंट बैटरी अगर अपन बनाए तो वो कुछ ऐसी बनेगी, 0.7 वोल्ट की बैटरी। आपने इस डायोड को रिप्लेस किया बैटरी से क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर जनरेट करेगा फॉरवर्ड बायस में। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम का। ये डायोड D1 है ये वाला, ये डायोड D2 का आपने ओपन की से रिप्लेस किया है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है और ये जो बैटरी है वो 5 वोल्ट की है X और Y के बीच में। इसको 0 वोल्टेज पे लिया है, मान लिया यहाँ से करंट आई आए तो ये 5 वोल्टेज पर है, ये वाला टर्मिनल भी 5 वोल्टेज पर, ये वाला टर्मिनल जो आएगा वो 5 माइनस 0.7 दैट मीन्स दैट इज 4.3 वोल्टेज और ये वाला 0 वोल्टेज। इसमें से करंट आई जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ भी करंट आई जाएगा और यहाँ भी करंट आई जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस का क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखो तो 4.3 माइनस 0 दैट इज 4.3 और रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो करंट जो जाएगा वो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.43 एम्पियर के बराबर लगभग इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा होगा इस गिवन सिचुएशन में। ओके इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दिया है जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड, एक बैटरी कनेक्टेड है और एक इंडक्टर कनेक्टेड है। आपसे पूछा है कि इस बैटरी से निकलने वाले करंट के बारे में बताना है कि t इक्वल टू 0 पर करंट कितना होगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर करंट कितना होगा। हमें पता है कि जब अगर अपन इंडक्टर की बात करें तो t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर में से करंट 0 होता है, मतलब कि इसको आप ओपन की तरह मान सकते हैं या फिर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा है, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो एट t इक्वल टू 0 इस सर्किट को अगर अपन बात करें तो ओपन की से रिप्लेस कर दें तो इसका सर्किट में होना ना होना बराबर है, एक जैसे बराबर ही है, तो आप इस इंडक्टर को हटा सकते हैं यहाँ से। तो फिर अगर ये सर्किट रिड्यूस करें तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है जिसका ई वोल्टेज गिवन है, यहाँ पर ये 5 ओम की बैटरी कनेक्टेड है, सॉरी 5 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 4 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, आपसे पूछा कि इससे करंट कितना निकलेगा। अगर अपन बात करें करंट की तो यहाँ से इन दोनों की बात करें तो ये 5 और 1 जो है वो सीरीज में है और ये 5 और 4 है वो भी सीरीज में है। तो 5 और 1 6 हो गए, 5 और 4 9 हो गए। फिर ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो यहाँ से अगर आर इक्विवेलेंट निकालें अपन तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 9, 6 इंटू 9 को एज इट इज रखा मैंने डिवाइडेड बाई 15, इसको कैंसिल किया, ये 3 से 2 टाइम्स गया, ये 5 टाइम्स गया, तो ये हो गया 18/5 ओम। आर इक्विवेलेंट इस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 18/5 ओम है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करें I इज इक्वल टू एट t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा E अपॉन आर इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट है 18/5। इसका मतलब I जो आएगा t इक्वल टू 0 पर वो आएगा 5E/18 एम्पियर। ये एक पोर्शन हुआ। ठीक है जी। अब आपको t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करनी है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें तो ये जो है इंडक्टर है वो जीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, मतलब कि क्लोज्ड की तरह बिहेव करेगा, इसमें से करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा होगा। तो आप इसको रिप्लेस करते हैं क्लोज्ड की से। तो क्लोज्ड की से अगर रिप्लेस करें तो इस सर्किट को अगर मैं बनाऊं फिर से ऐसा कुछ, ये रहा सर्किट, यहां पर ये बैटरी है E वोल्ट की, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये 1 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया, और यहां से ये एक सिंपल वायर की तरह आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैटरी के इन टर्मिनल्स को बाहर निकालूं, बैटरी यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, इस वायर को अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ ताकि आसान लगे हमें।
तो इसको मैंने ऐसे कुछ देखा इस सर्किट को, कि ये जो वायर है इसको मैंने इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में रहने दिया और इस बैटरी को मैं बाहर ले आया यहाँ पर ऐसे, ये ई वोल्ट की बैटरी, कोई चेंज नहीं है सर्किट में, 5 ओम, 1 ओम और ये 5 ओम और ये 4 ओम। ध्यान से देखें अब, तो बैटरी से करंट जाएगा ऐसे, तो डिवाइड हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल सेम पोटेंशियल पर है, और ये वाला टर्मिनल, इस टर्मिनल को अगर अपन नाम दे दें ए, इस टर्मिनल को नाम दे दें बी, तो ये टर्मिनल भी बी, ये टर्मिनल भी बी, और इस टर्मिनल को अगर अपन नाम बी दे दिया बी, तो ये टर्मिनल भी बी, ये टर्मिनल भी बी, क्योंकि इस पूरे का पोटेंशियल सेम है, और ये टर्मिनल भी बी हो जाएगा, और इस टर्मिनल का नाम दे दिया आपने सी। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, मतलब कि ये पूरा जो है वो पूरा का पूरा हो गया, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो हो गए पैरेलल में। सिमिलरली ये दोनों रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों भी हो गए पैरेलल में। तो यहाँ पर इन दोनों का आर इक्विवेलेंट की बात करें इतनी सी ब्रांच का, तो जो हो जाएगा 5/2, और इसका हो जाएगा अगर अपन बात करें तो 4 × 1 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर अपन यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालने जाएं पूरा का पूरा, तो हो जाएगा यहाँ पर ये सर्किट रेड्यूस हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये हो गया 5/2 प्लस अगर अपन यहाँ पर लिखें इसका, तो ये हो जाएगा 4 × 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 4/5। ये हो गया यहाँ पर आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ इसको आगे सॉल्व करें तो ये बन गया 10 एलसीएम आ गया, 10 एलसीएम आते ये बन गया 25 प्लस 8 दैट इज 33/10 ओम आर इक्विवेलेंट आ चुका है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो जाएगा E अपॉन आर इक्विवेलेंट, और E अपॉन आर इक्विवेलेंट है 33/10 दैट इज 10E/33 एम्पियर करंट जा रहा होगा। तो T इक्वल टू 0 पर जो करंट है वो है 5E/18, और T इक्वल टू ये जो बात की है वो अपन ने T इक्वल टू इन्फिनिटी पर बात की है, तो T टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पर जो करंट होगा वो होगा 10E/33 एम्पियर। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग SHM। आपको गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी जो लेंथ है वो, अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 2 मीटर है, और टाइम पीरियड आपको गिवन है 2 सेकंड। तो बोला है कि उस प्लेस पर जहाँ पर ये SHM एग्जीक्यूट कर रहा है वहाँ पर G की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है कि ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था सर, टाइम पीरियड का अगर कोई सिंपल पेंडुलम SHM कर रहा है तो 2π√L/G होता है। आपसे G की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा, तो यहाँ से दोनों तरफ अगर यहाँ से स्क्वायर कर लोगे तो हो जाएगा T² इक्वल टू 4π² इंटू L डिवाइडेड बाई G। तो यहाँ से G की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 4π², L की जगह अपन वैल्यू रखें दैट इज 2 मीटर 2, और T² T का स्क्वायर करोगे दैट इज 4, तो G की वैल्यू जो आ जाएगी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 2π² मीटर पर सेकेंड। ये होगा डिजायर्ड आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कुलर कॉइल गिवन है और कॉइल के एक्सिस पर 2 पॉइंट्स हैं x1 और x2 डिस्टेंस पर। वहां पर आपको B1 और B2 का रेशियो दिया गया है, और वो B1 एंड B2 का जो रेशियो गिवन है वो आपको 8:1 गिवन है। B1 डिवाइडेड बाई B2 जो है वो 8:1 है, मतलब कि यहाँ x1 डिस्टेंस पर और x2 डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं इस करंट के कारण, इस कॉइल में करंट के कारण, वो आपको 8:1 के रेशियो में गिवन है। तो आपसे पूछा है कि इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस कितनी होगी। हमें पता है कि किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I r² डिवाइडेड बाई r² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के लिए अगर अपन बात करें तो ऊपर की तरफ देखें तो μ0 दोनों के लिए सेम होगा, I करंट सेम है और रेडियस भी सेम है। यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो सीधा सीधा अगर अपन B देखें तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² प्लस x² की पावर 3/2। मतलब कि अगर अपन यहाँ B1/B2 लिखें तो B1/B2 लिख सकते हो r² प्लस x² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई r² प्लस x1² की पावर
3/2 और ये b1/b2 आपको गिवन है 8:1। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू 0.05 रखें, x2 की वैल्यू 0.02 रखें और इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/10 मीटर, जो कि हो जाएगी आपके पास 0.1 मीटर। तो करेक्ट आंसर जो इस सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस होगी वो होगी 0.1 मीटर। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एक ऑक्टागन गिवन है जिनके जो वर्टेक्सेस हैं वो A B C D E F G H है और इसका सेंटर O गिवन है। आपको AO वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और आपको एक वेक्टर गिवन है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर प्लस AG वेक्टर प्लस AH वेक्टर। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ध्यान से, अगर अपन AC वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर हुआ AB वेक्टर, ये वेक्टर हुआ BC वेक्टर, तो ये वेक्टर होगा AC वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ से अगर अपन ध्यान से देखें तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर कैन बी रिटन एज AC वेक्टर, या फिर AC वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। सिमिलरली आप AD वेक्टर की जगह अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो पॉलीगन लॉ से आप लिख सकते हो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। सिमिलरली आप AE वेक्टर के लिए भी लिख सकते हो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। तो इन सब वेक्टर्स के लिए अगर अपन लिखें यहाँ पर ध्यान से अलग अलग पूरा बहुत ही बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। ये AB वेक्टर मैंने एज इट इज रखा प्लस AC वेक्टर की जगह लिखा मैंने AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसका काम हो गया। अब AD वेक्टर की जगह फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो लिखेंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ये काम हो गया AD का। अब AE पर आते हैं, इसे में आगे ऐड करते जाएंगे। तो AE पर आते तो लिखेंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। सिमिलरली AF पर आएंगे तो फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और F तक पहुँचेंगे तो लिखेंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर। सिमिलरली यहाँ AF वेक्टर तक पहुँच गए, AG वेक्टर के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर प्लस FG वेक्टर। एंड सिमिलरली AH वेक्टर के लिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे वापस यहाँ पर पॉलीगन लॉ से, तो प्लस लिखेंगे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर प्लस EF वेक्टर प्लस FG वेक्टर प्लस GH वेक्टर। ये हो गया। इन सारे एक्सप्रेशन में अगर अपन ध्यान से देखें तो फिर से यहाँ से देखो, ये AB वेक्टर, ये BC वेक्टर, ये CD वेक्टर, ये DE वेक्टर, EF वेक्टर, ये FG वेक्टर इधर की तरफ, एंड ये वाला जो वेक्टर है दैट इज GH वेक्टर एंड दैट इज ये है HA वेक्टर। AB वेक्टर और EF वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये रेगुलर आपको ऑक्टागन गिवन है, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो माइनस ऑफ EF वेक्टर, या फिर ये कह दें कि EF वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो माइनस ऑफ AB वेक्टर। सिमिलरली आप BC वेक्टर के जस्ट सामने कौन सा है FG वेक्टर, माइनस ऑफ FG वेक्टर, यानी कि आप FG वेक्टर की जगह लिख सकते हो माइनस ऑफ BC वेक्टर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं CD वेक्टर की तरफ। CD वेक्टर के जस्ट सामने देखें तो कौन सा वेक्टर है GH वेक्टर। इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो ध्यान से देखें तो ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यानी जो लेंथ है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। तो आप CD वेक्टर की जगह पर लिख सकते हो माइनस ऑफ GH वेक्टर, या फिर GH वेक्टर की जगह आप रखें माइनस ऑफ CD वेक्टर। और सिमिलरली अगर अपन यहाँ पर बढ़े कि DE वेक्टर की जगह पर आप लिख सकते हो, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है तो माइनस ऑफ
एच ए वैक्टर। तो अब आप क्या करें, ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ई एफ वैक्टर की जगह माइनस ए बी वैक्टर रख लें, एफ जी वैक्टर की जगह माइनस बी सी वैक्टर रख लें, जी एच वैक्टर की जगह माइनस सी डी वैक्टर रख लें, और एच ए वैक्टर की जगह माइनस ऑफ डी ई वैक्टर रख लें। ये सारी वैल्यू जब इसमें रखकर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनली जो रिड्यूस होकर के जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपके पास ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर, और इस पूरे का 4 टाइम्स आएगा, इस पूरे का 4 टाइम्स। अब ध्यान से देखें, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर को फिर से आप लिख सकते हो ए ई वैक्टर, पॉलीगन लॉ से ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर को लिख सकते हो आप ए ई वैक्टर। तो वाई आ गया आपके पास, ये 4 में आगे ले आया, 4 टाइम्स ऑफ ए ई वैक्टर। और ए ओ वैक्टर प्लस ओ ई वैक्टर, ध्यान से देखोगे तो ए ओ वैक्टर और ओ ई वैक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो सीधा सीधा आप ए ई वैक्टर की जगह 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वैक्टर भी लिख सकते हो, मतलब कि ये बन गया 8 टाइम्स ऑफ ए ओ वैक्टर। और आपको ए ओ वैक्टर यहाँ पर जिसकी वैल्यू गिवन है वो कितनी है, ये रही, यहाँ पर रख लें वैल्यू 8 टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो यहाँ से जो वैल्यू आई y वैक्टर की, जो y वैक्टर की वैल्यू आई है वो आ गई 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। ये होगा आपके पास डिजायर्ड आंसर इसका। ठीक है जी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x प्रोड्यूस इन इंटरफेरेंस पैटर्न, देन रेशियो I max माइनस I min अपॉन I max प्लस I minimum। ठीक है जी, आपको ये पूछा है I max माइनस I min डिवाइडेड बाई I max प्लस I minimum। ठीक है, और आपको इनका जो I1 और I2 जो इंटेंसिटी है उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2x। I1 बाई I2 आपको गिवन है 2x डिवाइडेड बाई आप 1 लिख सकते हो। इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर अपन I मैक्सिमम की बात करें, I मैक्सिमम की बात करें तो I मैक्सिमम होता है रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर, एंड I मिनिमम होता है रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। ये होता I मैक्स। तो यहां से अगर अपन I मैक्स अपॉन I मिनिमम लिखें, अपॉन I मिनिमम, तो वो आएगा रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। ये होगा, लेकिन हमें चाहिए I मैक्स माइनस I मिनिमम और अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। तो यहां से अब कंपोनेंट और डिविडेंड आपने पढ़ा होगा, तो ऊपर आपने I मैक्स माइनस I मिन लिखा, मैक्स माइनस I मिन डिवाइडेड बाई यहां लिखा I मैक्स प्लस I min इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे तो आएगा रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बनेगा रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये रूट I1 का स्क्वायर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस I1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 रूट I1 I2, तो ऊपर बन जाएगा 4 टाइम्स रूट I1 I2 डिवाइडेड बाई, नीचे बन जाएगा यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 प्लस यहाँ पर बनेगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2
प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस 2 रूट I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2, ये बचेगा। ये 2 से 2, 4 से 2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स रूट ओवर I1 I2। तो यहाँ से मैं लिखा रूट ओवर I1 I2 को यहाँ से 2x इंटू 1 डिवाइडेड बाई, अगर अपन लिखें तो 2 ऊपर कैंसिल हो चुका है, I1 की वैल्यू 2x प्लस 1, तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 2 रूट 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये होगा डिजायर्ड आंसर। ओके, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट्स अ पार्टिकल प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3r। ये पूरा एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर से 3r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है m मास का, और उस पर फोर्स लग रहा होगा कोई F1। ठीक है जी। अब आपने क्या किया है कि इस पूरे सॉलिड स्फीयर में से एक कैविटी काट ली r/2 की, यहाँ से इस प्रकार से। देन आपसे बोला कि यहाँ पर रखे m मास के पार्टिकल पर जो फोर्स है वो F2 हो जाता है। तब आपसे पूछा कि F1 और F2 का रेशियो क्या होगा। तो देखें, जब कोई भी कैविटी नहीं है यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं है, तो इसका मास अपन मान लेते हैं कि m है, कैपिटल M है पूरे सॉलिड स्फीयर का। यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है, यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितना होगा। अगर अपन ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, Eg ग्रेविटेशनल फील्ड होगा Gm अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितनी, यहाँ पर अभी मान रहे हैं कि कोई कैविटी नहीं है जब पहले, तो Eg1, तो पहले यहाँ पर कोई कैविटी नहीं है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो होगा Gm अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितनी, 3r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो फोर्स लग रहा होगा F1, जब कैविटी नहीं है तो m मास के पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा Gm इंटू m अपॉन 9r²। ये फोर्स F1 हो गया। अब हमें बात करनी है F2 की। F2 की बात तब करनी है जब आपने यहाँ से कैविटी हटा ली। अब ये जब भी कैविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं अपन सुपरपोजिशन वाला तरीका यूज करते हैं कि यहाँ पर से नेगेटिव मास वगैरह मान के कर लो। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव मास वगैरह मान के करें तो दूसरा वाला अगर अपन Eg2 निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर जब कोई भी कैविटी नहीं है तब यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना कि सर Gm अपॉन वही सेंटर से डिस्टेंस 3r का स्क्वायर, दैट इज 9r²। अब यहाँ पर नेगेटिव मास की वजह से करेंगे तो माइनस G, और इस कैविटी का जो मास आएगा हमें पता है कि अगर पूरे स्फीयर का मास m है, 4/3 πr³ वॉल्यूम का जो मास है वो m है, तो यहाँ 4/3 पाई इंटू r/2 का क्यूब, जो कि r³/8 का जो मास है वो m/8 हो जाएगा। तो इस कैविटी के कारण जो यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए हम यहाँ पर नेगेटिव मान के कर रहे हैं इधर की तरफ, तो G माइनस Gm/8, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, ये r/2 प्लस 2r, तो ये हो गया 5r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से Eg2 अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा Gm अपॉन 9r² माइनस ये m/8 बनेगा, ये 25r², और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4/8 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Gm डिवाइडेड बाई 50r²। इसको आगे सॉल्व करें तो 50 इंटू 9 अगर इसको सॉल्व करेंगे हाँ, इसका अगर एलसीएम लेंगे 50 और 9 तो 50 Gm अपॉन r² तो बाहर आ गया, अंदर बचा 50 इंटू 9 दैट इज 450, और ये बच गया 50 माइनस 9 दैट इज 41। अगर अपन F2 की बात करें, जब कैविटी है तब फोर्स कितना लगेगा कि सर ग्रेविटेशनल फील्ड को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 41 डिवाइडेड बाई 450 इंटू Gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r²। आपको F1 एंड F2 का रेशियो लेना है, तो F1 बाई F2 करेंगे तो ये ऊपर बचेगा 1/9, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, 1/9, नीचे बचेगा ये 41 डिवाइडेड बाई 450। इसको रीअरेंज करेंगे अगर तो आएगा 450 डिवाइडेड बाई 41 इंटू 9 से ये 5 टाइम्स तो 50, तो आंसर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 41, जो कि आपके पास डिजायर्ड आंसर है F1/F2। ओके,
इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि डायटोमिक गैस हैविंग Cp इज इक्वल्स टू 7r/2 एंड Cv इज इक्वल्स टू 5r/2 इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, देन रेशियो ऑफ du इज टू dq इज टू dw। देखें, आपको एक डायटोमिक गैस गिवन है और कांस्टेंट प्रेशर दिया है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। Cp गिवन है आपको 7r/2 एंड Cv गिवन है 5r/2 और हमें ये गिवन है कि डायटोमिक गैस है और कांस्टेंट प्रेशर पर आपने हीटअप किया है, देन आपसे du इज टू dq इज टू dw। du है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dq है टोटल हीट सप्लाइड एंड dw है वर्क डन बाय गैस। तो एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो du हमें पता है कि सीधा सीधा होता है NCV dt, dq जो होता है वो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज NCP dt। एंड वर्क डन की बात करें तो हमें पता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, मीन्स dw कैन बी रिटन एज dq माइनस du, मतलब कि यहाँ से dw की जो वैल्यू लिखी जा सकती है, dq की जगह आप NCP dt और du की जगह NCV dt लिखेंगे तो NCP माइनस CV इंटू dt। अब इन सब का रेशियो लेंगे तो du इज टू dq इज टू dw जो आएगा, इन तीनों को रखेंगे n dt सब कुछ कट जाएगा, वो आएगा यहाँ पर CV इज टू CP इज टू CP माइनस CV। CV की वैल्यू है 5r/2 इज टू CP की वैल्यू है 7r/2 एंड CP माइनस CV करेंगे तो आएगा 7 माइनस 5 दैट इज 2r/2। तो रेशियो आएगा वो आएगा 5:7:2। ये होगा डिजायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर अपन पहली लाइन को पढ़ करके कुछ निकाल पाएं तो वो है लिस्ट काउंट, LC। लिस्ट काउंट होता है किसी स्क्रू गेज का, वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। तो वो पिच आपको गिवन है यहाँ पर 1 mm और नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन है 100, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.01 mm। ये लिस्ट काउंट आ चुका है। नेक्स्ट दिया है कि व्हेन नथिंग इज पुट बिटवीन द जॉज देयर द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। अब यहाँ जब कुछ भी नहीं है उन जॉज के बीच में, स्क्रू गॉज के, तब आपको गिवन है कि जो सर्कुलर स्केल लाइज 8 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। सर्कुलर जो स्केल है वो 8 डिविजन्स नीचे हैं रेफरेंस लाइन के। इसका मतलब यहाँ पर जीरो एरर की बात करें, जीरो एरर की बात करें तो वो है +8। तो अगर जीरो करेक्शन निकालें तो वो हो जाएगा -8 इंटू लिस्ट काउंट। ठीक है, मतलब कि जो रीडिंग है वो 8 ज़्यादा आ रही होगी, तो आपको जो फाइनल रीडिंग आएगी उसमें से 8 वाला 8 इंटू L लिस्ट काउंट आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अब जब आपने वायर को उस जॉज के बीच में रखा है तो आप डायमीटर कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि रेडियस पूछे, तो आप पहले डायमीटर कैलकुलेट कर लें। तो डायमीटर अगर अपन कैलकुलेट करें, डायमीटर की जो वैल्यू आएगी वो हमें पता है कि और नेक्स्ट आगे पढ़ें कि द फर्स्ट लीनियर स्केल ऑफ डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। ठीक है जी, वाइल द 72nd डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो मेन स्केल रीडिंग है दैट इज 1 प्लस, अब जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो है 72nd या 72 और उसमें 8 ज़्यादा है। तो अगर अपन रीडिंग लिखेंगे तो वो आएगा 72 माइनस 8 इंटू लिस्ट काउंट एंड लिस्ट काउंट इज 0.01, तो ये आएगा 1। ये हो जाएगा 72 माइनस 8 इज 64 इंटू 0.01, मतलब कि हो गया 1.64 mm। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछी है रेडियस, तो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी डायमीटर का हाफ। रेडियस इज इक्वल्स टू 1.64 डिवाइडेड बाई
2 दैट इज 0.82 mm। ये होगा डिजायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको एक अल्टरनेटिंग सोर्स गिवन है और आपको एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस यानी कि इंडक्टर कनेक्टेड है। आपको कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट दे रखा है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 15 वोल्ट और इसके इंडक्टर के अक्रॉस जो दे रखा है वो 20 वोल्ट दे रखा है। तो आपसे कैपेसिटेंस की कैपेसिटी एंड इंडक्टर का इंडक्टेंस पूछा है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो इस इंडक्टर के अक्रॉस 20 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेफिनेटली इस आर डैश के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट। इसका मतलब अगर करंट इन आर डैश की बात करें, करंट इन आर डैश की बात करें तो वो आएगा 20/40 दैट इज 1/2 एम्पियर। मतलब कि इसमें जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 1/2 एम्पियर, इसमें जो करंट आ रहा है। अगर करंट इन आर की बात करें, करंट इन आर की बात करें तो आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 15 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 60 ओम, तो 15 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज 1/4 एम्पियर। यहां करंट आ रहा है 1/4 एम्पियर, यहां करंट जा रहा है 1/2 एम्पियर। तो डेफिनेटली यहां इंडक्टर के थ्रू जो करंट आया होगा वो 1/4 एम्पियर आया होगा। भाई 1/4 और 1/4 मिलकर 1/2 बना होगा, तो यहाँ जो करंट आया होगा वो आया होगा 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। ठीक है जी। अगर इस रेजिस्टेंस में आर में जो करंट है 1/4 एम्पियर, तो डेफिनेटली इस कैपेसिटर से जो करंट निकला होगा वो भी कितना होगा, 1/4 एम्पियर। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 10 वोल्ट का, वहां से करंट निकला है 1/4 एम्पियर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज कैन बी रिटन एज करंट इन कैपेसिटर इनटू XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां से VC की वैल्यू है 10 वोल्ट, I जो है वो है 1/4 एंड XC को लिख सकते हैं 1/ωc। तो यहां से C की वैल्यू आई 1/4 इंटू 10 इंटू ओमेगा की वैल्यू गिवन है 100, ये आ गया। तो C इज इक्वल्स टू आया 1/4 इंटू 10⁻³ फैरड, या फिर अगर अपन 10⁻³ से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो 1000/4 दैट इज 250 एंड 10⁻³ इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻6 माइक्रो फैरड। ये कैपेसिटी की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली अगर इंडक्टर के लिए लिखें तो इंडक्टर के लिए आप लिख सकते हो VL इज इक्वल्स टू I इंटू XL, जहां XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस। VL की वैल्यू गिवन है 20, इंडक्टर से जो करंट आ रहा है वो है 1/4 इंटू XL को लिख सकते हैं आप ω_L। यहां से L की वैल्यू आएगी, ये 80 हो जाएगा, 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई ओमेगा की वैल्यू 100 दैट इज 0.8 हेनरी। ये होगा कैपेसिटी और इंडक्टेंस की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि an alpha particle and proton are accelerated by rest by a potential difference of 200 volt. After this, their de Broglie wavelengths are lambda alpha and lambda p respectively, then lambda p upon lambda alpha. lambda p upon lambda alpha आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल दोनों को आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया है और दोनों रेस्ट पर थे पहले। अगर किसी q चार्ज को v वोल्टेज से अगर एक्सेलरेट करते हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है q इंटू v। हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h/p, जहाँ h है प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज मोमेंटम, और लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p को आप लिख सकते हो √/2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 2m और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो 2mq इंटू v। हमें यहाँ पर इन दोनों प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के जो लिए v हैं वो सेम है, मतलब कि अगर लैम्डा p/लैम्डा अल्फा लिखोगे तो वो आएगा, अल्फा के लिए ऊपर चला जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय √मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। हमें पता है कि अगर प्रोटॉन का मास अगर अपन m ले लें और चार्ज प्लस e है तो अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4e एंड चार्ज होता है 2e,
तो ऊपर आ जाएगा मास 4m इंटू चार्ज 2e डिवाइडेड बाई मास m एंड चार्ज e, m e कट गया, ये आया √8:1, और √8:1 जो नियरली आएगा वो आएगा 2.8 के आसपास। ये है डिजायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, a student is performing the experiment of resonance column. The diameter of the column is 6 centimeter. The frequency of the tuning fork is 504 hertz. लिख लेते हैं वन बाय वन जो वैल्यूज गिवन है, 504 hertz। एंड जो डायमीटर गिवन है, मतलब कि रेडियस जो है रेजोनेंस जो कॉलम ट्यूब लिया आपने, जो उसकी रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर गिवन है 6 सेंटीमीटर। The zero of the meter scale coincide with the top end of the resonance column tube. The reading of the water level in the column when the first resonance occurs. और आपको speed of sound at the given temperature given है, v is equals to 336 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अगर अपन रेजोनेंस कॉलम मेथड की बात करें तो कुछ ऐसा सेटअप होता है, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे पानी भरा हुआ है डेफिनेटली, और फर्स्ट रेजोनेंस की बात करें और हमें पता है कि एंड करेक्शन के कारण जो एंटीनोड बनेगा वो थोड़ा सा बाहर बनेगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ से ये जो लेंथ है, ये जो रीडिंग है वो L, और आपको दिया हुआ कि 0 यहाँ पर है, और ये जो करेक्शन है वो E है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो L प्लस E इज इक्वल्स टू λ/4, और E की वैल्यू हमें पता है कि वो होती है 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस, और 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर। तो 0.6 इंटू 3 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ये E की वैल्यू आ चुकी है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो लैम्डा को आप लिख सकते हो, लैम्डा कैन बी रिटन एज V/F। V आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन है, जो कि वैल्यू गिवन है आपको 336 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 504 हर्ट्ज। तो लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करोगे वो मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में बदल लें और लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पर रखें, तो जो L की वैल्यू आएगी, इसको सेंटीमीटर में जरूर कन्वर्ट करें, जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 4.87 सेंटीमीटर के आसपास। तो जो ऑप्शन में अगर देखें तो नियरली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 14.8 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एसर्शन रीजन टाइप है। आपको एसर्शन ए गिवन है कि व्हेन अ रॉड इज लाइंग फ्रीली इज हीटेड, नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन इट, एंड रीजन आपको गिवन है ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। ठीक है, आपको एक रॉड गिवन है और एक फ्रीली हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है खाली, और आपने इसको हीटअप किया है। तो एसर्शन जो बोल रहा है वो है कि द रॉड लाइंग फ्रीली इज हीटेड, द नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन इट। देखें, जब रॉड को आप सीधी बात है हीटअप करते हो तो डेफिनेटली उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हम पढ़ रखा है कि इसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन ये फ्रीली रखी हुई है तो इसकी लेंथ सीधी सीधी इंक्रीज हो जाएगी डेफिनेटली। यहाँ पर जब अगर अपन थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो थर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है किसी भी रॉड में, अगर अपन लिखें तो अगर यहाँ पर कोई फिक्स्ड सपोर्ट हो, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट हो यहाँ पर, तब आप इसको गर्म करेंगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर के कारण इस रॉड की लेंथ इंक्रीज होने की टेंडेंसी होगी। लेकिन ये जो सपोर्ट्स हैं वो फिक्स्ड हैं तो वो लेंथ को इंक्रीज नहीं करने देंगे, इसलिए इस रॉड में फिर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन जब रॉड को फ्रीली रखा तो सीधी सीधी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेंथ को रोकने के लिए कोई यहाँ पर कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो, फोर्स लगे इस रॉड पर अंदर की तरफ, फिर जो यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो। तो पहला जो एसर्शन है कि व्हेन अ रॉड लाइंग फ्रीली इज हीटेड, नो थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन इट, मतलब कि जो एसर्शन है दैट इज करेक्ट, कि कोई इसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। रीजन की बात करें तो रीजन जो गिवन है आपको दिया हुआ कि ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर अपन बात करें कि एक्सप्लेनेशन, क्या ये एक्सप्लेनेशन जो रीजन गिवन है कि ऑन हीटिंग द लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीजेस, ये सफिशिएंट है थर्मल स्ट्रेस के बारे में बताने के लिए? नहीं। थर्मल स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब यहाँ पर इंटरनल फोर्स डेवलप हो, इसके अंदर कोई इस रॉड के अंदर टेंशन डेवलप हो। आई बात समझ में? तब जाकर के यहाँ थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो तभी होगा जब यहाँ पर आपने कोई फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट्स लगा रखे हो। इसलिए एसर्शंस करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, लेकिन
जो रीजन है वो एसर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि सेक्शन भी जिसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज अ फंक्शन डिपेंडेंट ऑन आर। आर है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस गिवन है एज यू इक्वल टू आपको गिवन है अल्फा अपॉन आर टू द पावर 10 माइनस बीटा अपॉन आर टू द पावर 5 और अब -3 आगे गिवन है आपको, वेयर अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विल बी। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना होता है, 0। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जब भी फंक्शन ऑफ आर गिवन हो तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए F इज इक्वल्स टू माइनस du/dr। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस लगा लिया मैंने एक आगे, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे तो -10 ऊपर जाएगा, -10 अल्फा अपॉन आर टू द पावर 11 माइनस फिर ऊपर जाएगा -5 टाइम्स बीटा अपॉन आर टू द पावर 6 और -3 का करेंगे तो 0। हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम अगर अपन लिखें तो F इज इक्वल्स टू 0, तो इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल टू पुट करें तो आएगा -10 अल्फा अपॉन आर टू द पावर 11 प्लस 5 टाइम्स ऑफ बीटा अपॉन आर टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको आगे सॉल्व करें अगर तो यहाँ से ये 5 कॉमन आके चला जाएगा और उधर की तरफ ये बचेगा 2 अल्फा अपॉन आर टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन आर टू द पावर 6। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आर उधर चला जाएगा, आर टू द पावर 5 बन जाएगा, ये आएगी 2 अल्फा अपॉन बीटा की पावर 1/5। आपको गिवन है कि जो डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विल बी 2 अल्फा अपॉन बीटा की पावर a/b। तो यहाँ से a/b अगर अपन लिखें दैट इज 1/5 और आपसे पूछा है कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। ये होगा इसका आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी आर चार्ज टू पोटेंशियल 2v ईच। द ड्रॉप्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ दिस ड्रॉप इज। आपको गिवन है कि आपके पास 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है ऐसे, ठीक है, ये 512 ड्रॉप्स है और हर एक ये जो मरकरी की ड्रॉप है, हर एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट गिवन है। हम मान लेते हैं कि हर एक की जो रेडियस रही होगी वो r रही होगी और हर एक इस छोटी ड्रॉप पर चार्ज q मान लिया। तो हमें पता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक का पोटेंशियल होगा KQ/, और रेडियस r है और वो 2 वोल्टेज गिवन है। तो यहाँ से Q की वैल्यू आ गई 2r/k। ये चार्ज आ गया, एक ड्रॉप पर कितना चार्ज है। इन सारी ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई है, ठीक है, और जिसकी रेडियस मैंने मान ली R। इस पर जो चार्ज आएगा वो इन सारे जो भी चार्जेस होंगे उन सबका सम होगा, मतलब इस पर जो चार्ज Q लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 512 टाइम्स स्मॉल q। और रेडियस को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये जो 512 ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे, तो इस 512 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वही इस बड़ी ड्रॉप का होगा या नहीं होगा। तो अगर अपन वॉल्यूम से लिखें तो एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³ इंटू 512 ड्रॉप्स है तो 512 इज इक्वल टू इस एक बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई R का क्यूब। तो यहाँ से R और स्मॉल r में अगर रिलेशन निकालें तो ये 4/3 पाई चला गया ओके। तो यहाँ से अगर अपन R की वैल्यू निकालें तो r³ ये 512, 8 का क्यूब होता है 512, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आ गया 8 टाइम्स r। ये R की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल अगर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इस बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल मान लेते हैं V, वो होगा KQ/R। V इज इक्वल्स टू K की जगह K, Q की जगह हमें पता है कि वो लिख सकते हैं अपन Q टाइम्स 512 डिवाइडेड बाई R की जगह लिख सकते हो 8 टाइम्स स्मॉल r। V इज इक्वल्स टू KQ/R की वैल्यू है 2 वोल्ट, KQ/R की वैल्यू है 2 वोल्ट
एंड 2 इंटू 512/8 करेंगे तो ये आएगा 512/8 करेंगे तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये गया 58864 दैट इज 128 वोल्ट। ये आंसर होगा। तो ये जो बड़ी वाली ड्रॉप होगी इसका जो पोटेंशियल होगा वो 128 वोल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ ट्रांसमिटिंग स्टेशन releases waves of wavelength 960 meter. A capacitor of 2.56 microfarad is used in the resonant circuit. आपको गिवन है कि हाँ रेजोनेंट सर्किट है, द रेजोनेंस हो रहा है वहां पर बात कर रहे हैं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नेसेसरी फॉर रेजोनेंस इज फिल इन द ब्लैंक्स इनटू 10⁻⁻8 हेनरी। ठीक है, अगर यहाँ से लैम्डा की बात करें तो लैम्डा आपको गिवन है 960 मीटर और वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो यहाँ से f कैन बी रिटन एज v बाई लैम्डा और v की वैल्यू है 3 × 10⁸8 और ये है 960 लैम्डा, ये f आ गया। हमें पता है कि रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/LC और आपको यहाँ से C की वैल्यू भी गिवन है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है, C की वैल्यू गिवन है 2.56 × 10⁻⁻6 फैराड, इतना गिवन है। यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएं तो वो लिखोगे 1/ओमेगा² इंटू C और ओमेगा को लिख सकते हो आप 2πf, तो 1/4π² f² इंटू C, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4π² f² की वैल्यू, f की वैल्यू ये रही, तो f की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸8 का स्क्वायर और ये 960 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 960 का स्क्वायर इंटू ये जो C है वो यहाँ पर अगर अपन जो C है वो कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस की वैल्यू ये रही दैट इज 2.56 × 10⁻⁻6 फैराड। तो यहाँ से इंडक्टर L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 10 × 10⁻⁸8 हेनरी। तो यहाँ से जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है उसकी वैल्यू है L इक्वल टू 10 × 10⁻⁸8 हेनरी। जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है यहाँ डैश लगा हुआ उसकी वैल्यू 10 है, तो जो आंसर होगा वो होगा 10। ओके, इस क्वेश्चन में गिवन है in a certain thermodynamic process the pressure of gas depends on its volume as kV⁻3। तो P is equals to given है kV⁻3। then आपको given the work done when the temperature changes from 100 degree centigrade to 300 degree centigrade। temperature T1 आपको given है 100 degree centigrade और T2 given है 300 degree centigrade। will be fill in the blanks into NR। आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है। हमें पता है कि यहाँ पर अगर इस प्रोसेस को वापस से रीअरेंज करके लिखें तो ऐसा लिखा जा सकता है Pv⁻³ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K। कोई हमें पता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसकी इक्वेशन लिखी जाती है Pv⁻x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन जो वर्क डन होता है वो होता है nR∆T/1 - x। तो यहाँ से इसको इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपेयर करें तो x की वैल्यू जो आई वो आई है -3, तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय गैस जो आएगा वो आएगा nR∆T, ∆T लिखोगे T2 - T1 दैट इज 300 - 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिवाइडेड बाई 1 - x 1 - -3। तो यहाँ से वर्क डन जो आया वो 300 - 100 दैट इज 200 nR डिवाइडेड बाई 1 - -3 दैट इज 4। तो वर्क डन जो आया 200/4 दैट इज 50 nR। तो जो आंसर होगा फिल इन द ब्लैंक्स में वो होगा 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ अ थिन स्ट्रिंग लेंथ 1 मीटर इज डिस्क्राइबिंग अ वर्टिकल सर्कल सो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग आर इन द रेशियो 5:1। द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट द हाईएस्ट पोजीशन इज। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक स्ट्रिंग है 1 मीटर लेंथ की, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर गिवन है और यहाँ पर एक बॉब है, ठीक है, जिसका मास m है और इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। आपको गिवन है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और पूछा है कि और दिया हुआ है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन का जो रेशियो है वो 5:1 है। हमें पता है कि जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो
इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जब होता है बॉब तो टेंशन मैक्सिमम होता है स्ट्रिंग में, मान लिया वो टेंशन जो मैक्सिमम है दैट इज T1। जब ये घूम कर यहाँ पर ऊपर अपनी टॉप मोस्ट पोजिशन पर आता है, यहाँ पर आता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो टेंशन होगा वो T2 एंड दैट इज मिनिमम। यहाँ पर टेंशन मिनिमम है और यहाँ पर टेंशन मैक्सिमम है। और आपको गिवन है कि T1 बाई T2 जो है, T1 बाई T2 है, वो आपको गिवन है 5:1। और आपसे पूछा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड होगी, ये पूछा है। हमें T1 बाई T2 गिवन है और हमें ये भी पता है कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस होता है T1 माइनस T2 जो होता है वो होता है 6 mg। अगर हमें T2 की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पर अपन सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगाकर स्पीड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीड v है, तो यहाँ से इस पहले इक्वेशन से अगर T1 की वैल्यू रखें तो वो होगी 5 टाइम्स ऑफ T2। तो यहाँ से रखा 5 टाइम्स ऑफ T2 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 mg। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स ऑफ T2 और T2 की वैल्यू आएगी 6 mg डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3 mg डिवाइडेड बाई 2। ये टेंशन आ गया टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर टेंशन। अब हमें पता है कि यहाँ पर इस पार्टिकल की अगर अपन बात करें, इस बॉब की बात करें, तो यहाँ T2 के साथ साथ नीचे एक mg फोर्स भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेंशन एंड mg दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, T2 प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन इस सर्कुलर ट्रैक की या जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस दैट इज L। T2 की वैल्यू रखेंगे 3 mg बाई 2 प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन L। तो यहाँ से आगे सॉल्व करें अगर अपन, तो यहाँ से m से m दोनों तरफ कट गया। L की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1 मीटर। तो यहाँ से ये बना 3g बाई 2 प्लस 2g, तो ये बन गया 5g बाई 2 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू ये 5 इंटू 10 50 डिवाइडेड बाई 2 25। तो v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है जिसकी फोकल लेंथ आपने f मानी है और गिवन है कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रखे हुए हैं और उनकी जो इमेज बन रही है उन इमेज की साइज सेम है। देन आपसे पूछा कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपको गिवन है कि मॉडुलस ऑफ m1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2। इसका मतलब कि पहली इमेज के कारण जो मैग्निफिकेशन हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दूसरी इमेज के कारण जो दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है उसके कारण जो मैग्निफिकेशन दैट इज m2। तो हमें पता है कि हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली f अपॉन f प्लस u1 पहले के लिए, इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इज इक्वल टू f अपॉन f प्लस u2। ये बात हो गई। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर इस गिवन कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस जो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर यहाँ से है, उसके लिए इमेज जो बनेगी वो इमेज की अगर अपन बात करें तो इमेज का मैग्निफिकेशन सेम तभी होगा जब इन दोनों में से, पहली बात तो सेम अगर इमेज बन रही है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने के लिए हमें पता है कि यहाँ इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो f अपॉन f प्लस u1 कैन बी रिटन एज माइनस f अपॉन f प्लस u2। तो इसको आगे सॉल्व करें अगर अपन, तो f से f कैंसिल हो गया, दैट इज f प्लस u2 इज इक्वल टू माइनस f माइनस u1। तो यहाँ से इधर की तरफ लाएंगे तो 2f इज इक्वल टू माइनस u1 माइनस u2। 2f is equals to minus of u1 that is minus 20 minus 20 plus 20 हो जाएगा। अरे u1 minus 20 है, माइनस प्लस 20 माइनस u2 है वो minus 10 है। तो यहाँ से f is equals to ये 20 plus 10 30 is equals to 50 सेंटीमीटर, ये आएगी फोकल लेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है a coil of inductance 2 Henry having negligible resistance is connected to a source of supply whose voltage is given as V equal to 3t volt, where t is in second. The voltage is applied when t is equals to the energy stored in the coil after 4 seconds. जैसे कि ये आपके पास कोई इंडक्टर है और इस इंडक्टर को आपने किसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ये कोई सोर्स है और जिसका पोटेंशियल है वो
3t वोल्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो आपसे पूछा है कि t इक्वल टू 0 पर कनेक्ट किया है तो t इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, आपसे ये पूछा है। तो हमें पता है कि जितना इस सोर्स का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है उतना का उतना इसके अंदर होगा। तो मान लो किसी टाइम पर इसमें करंट गया I और यहाँ पर इसकी इंडक्टेंस आपने L ले रखी है और L की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 2 हेनरी। तो हमें पता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के अक्रॉस होगा उतना का उतना इसके अक्रॉस होगा और इसमें इंड्यूस जो अपन लिखते हैं EMF वो होगा LdI/dt। तो V कैन बी रिटन एज LdI/dt और V की वैल्यू गिवन है 3t और dt को इधर लिया तो dt इज इक्वल्स टू LdI। L हमें पता है कांस्टेंट है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लें अगर अपन तो t इक्वल टू 0 पर करंट 0, t इक्वल टू 4 पर करंट हो गया I। तो इसको सॉल्व करें, L की वैल्यू यहाँ 2 हेनरी रख लें तो ये इसको सॉल्व कर लें इधर की तरफ तो ये L की जगह 2 रखा, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3t² 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 4। तो यहाँ से जो I की वैल्यू आएगी दैट इज ये 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 इंटू t की पावर 2, t की जगह 4 रखोगे 0 तो 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो I जो आया वो आ गया 4 टाइम्स गया 12 एम्पियर। तो 4 सेकेंड पर जो करंट आया वो 12 एम्पियर है। हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो U इज इक्वल टू होता है हाफ LI²। तो U इज इक्वल टू हाफ L की वैल्यू 2 हेनरी और I की वैल्यू 12 का स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया, U इज इक्वल टू 144 जूल आंसर। ये इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी 4 सेकेंड के एंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मास 4U is kept in an insulated container. A container is moving with velocity 30 meter per second. If the container is suddenly stopped, then the change in the temperature of the gas. आपको एक कंटेनर गिवन है और ये इंसुलेटेड है, मतलब कि बाहर से हीट को अंदर नहीं जा सकती और ये इंसुलेटेड है पूरा का पूरा, ठीक है, और ये क्लोज्ड है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा और ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और आपको गिवन है कि सडनली अगर इसको रोक दिया जाए तो इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस गैस का टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा। हमें पता है कि सडनली रोकोगे तो ये जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, इस गैस के टेम्परेचर को बढ़ाने में चली जाएगी। और हमें ये भी पता है कि ये जो इंसुलेटेड है पूरा का पूरा कंटेनर और यहाँ पर इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है, सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में काम में चली जाएगी। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसा लिखा जा सकता है, और एक मॉलिक्यूल का मास आपने m ले लिया तो यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है कि n इंटू हाफ mv²। ये सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हुई, वो कहाँ चली, मान लो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो n है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा लिखा जा सकता है n CV डेल्टा t। इसको आगे सॉल्व करें अगर तो ऐसा लिखा जा सकता है n इंटू 1/2 m इंटू v², जहाँ m है एक मॉलिक्यूल का मास, इसको लिखा जा सकता है n अपॉन Na इंटू CV डेल्टा t। n से n कट गया, m इंटू Na इंटू v² कैन बी रिटन एज CV डेल्टा t। तो हमें यहाँ पता है कि एक मॉलिक्यूल का मास m है और Na है एवोगाड्रो नंबर, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया दैट इज गिवन 4। तो यहाँ से आया 1/2 इंटू 4 इंटू v² करोगे तो 30 का स्क्वायर दैट इज 900 इज इक्वल टू CV होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3r/2 इंटू डेल्टा t। 2 से 2 चला गया, डेल्टा t इज इक्वल टू आया 3600, 4 इंटू 900 दैट इज 3600 डिवाइडेड बाई 3r। आपको गिवन है कि डेल्टा t जो है वो x अपॉन 3r से गिवन है, डेल्टा t इज इक्वल टू x अपॉन 3r। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आ गई 3600। ये होगा डिजायर्ड आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एक पोटेंशियोमीटर गिवन है और उस पोटेंशियोमीटर का सेटअप गिवन है। आपको गिवन है कि E1 और E2 जो बैटरीज हैं उनके
ईएमएफ को कंपेयर करने का ये सेटअप है। जब की K1 क्लोज्ड है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पर कहीं पर आता है और ये लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है वो 1 मीटर गिवन है। तो जब की K1 क्लोज्ड है तो E1 जो आएगा, हमें पता है कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप K मान लें तो E1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज K इंटू L1, और L1 की वैल्यू की बात करें तो ये 100, देन ये 100, देन ये 100 एंड देन ये 20 है तो ये हो गया 80। तो L1 की वैल्यू है 380 सेंटीमीटर। अब अगर अपन E2 की बात करें सिमिलरली, कि अब आपने की K1 को तो यहाँ से निकाल दिया सर्किट में से और की K2 को यहाँ पर डाल दिया। जब K2 सर्किट में आ जाएगा तो आपको गिवन है कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ है यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर आ रही है, तो फिर से यहाँ से अगर लेंथ कैलकुलेट करें तो 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 7 टाइम्स 700 एंड देन दिस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। तो हो गया E2 इज इक्वल टू K इंटू L2 दैट इज K इंटू 7 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से E1 बाई E2 की अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगी 380 डिवाइडेड बाई 760। तो E1 बाई E2 जो आएगा वो आएगा 1/2, और आपको गिवन है कि ये A बाई B की इक्वल है। तो यहाँ से A की वैल्यू पूछी आपसे क्वेश्चन में, तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि किसी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है 3/5 E0 I कैप प्लस 4/5 E0 J कैप। देन आपको एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिया गया है जिसका सरफेस एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर और पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन मतलब कि इसका एरिया वेक्टर अगर लिखें A1 तो वो लिखा जाएगा एरिया वेक्टर A1 इज इक्वल टू 0.2 I कैप। सिमिलरली एक आपको और रेक्टेंगुलर सरफेस गिवन है जिसका एरिया है वो 3 मीटर स्क्वायर है, वो दैट इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन मतलब जिसका अगर एरिया वेक्टर A2 वेक्टर लिखे हैं तो वो लिखा जाएगा 0.3 J कैप। देन आपको गिवन है कि इस सरफेस से फ्लक्स जो निकल रहा है वो 5 है, इससे 5 और 5 और 5 का जो रेशियो वो A/B से दिया जाता है। तो A की वैल्यू पूछिए आपसे। तो अगर अपन 5 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 5 कैन बी रिटन एज E वेक्टर डॉट A1 वेक्टर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I वाले के साथ हो जाएगा, J वाले के साथ 0 हो जाएगा, तो वो आएगा 3/5 E0 इंटू 0.2। सिमिलरली 5 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगा E वेक्टर डॉट A2 वेक्टर। A2 वेक्टर है वो J कैप की डायरेक्शन में, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो आएगा 4/5 E0 इंटू 0.3। देन आपसे पूछा है कि 5:5 है वो A=B के इक्वल है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा 4 इंटू 0.3। ये पॉइंट चला गया, ये चला गया, ये 3 से 3 चला गया, 2/4 दैट इज 1/2, और ये गिवन है कि A=B है तो यहाँ से जो A की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, thank you so much for watching this video.